दोस्तों नमस्कार। हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राजस्थान में एक बैठक ली। इस बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को बुलाया गया था। विषय था बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा। जेपी नड्डा की जाने की पूरी तैयारी, लेकिन अचानक से जेपी नड्डा ने अपना प्लान बदल लिया और कहा गया कि जेपी नड्डा का शेड्यूल इतना बिजी है कि वो राजस्थान नहीं जा पाएंगे। इधर नरेंद्र मोदी ने भी एक हाई प्रोफाइल मीटिंग बुला ली। इस मीटिंग में क्या जेपी नड्डा जाने से मना कर सकते हैं? ये दो मीटिंग एक ही समय पर, एक तरफ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री बीजेपी के सर्वे सर्वा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मीटिंग होती है। सोचिए, दोनों खेमे में ही इस बात की चर्चा होती है कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। कुल मिलाकर आरएसएस और बीजेपी की लड़ाई अब खुले तौर पर सामने आ गई है, या यूं कहें कि आरएसएस और गुजरात लॉबी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की लड़ाई सीधे सामने आ गई है, स्पष्ट दिखाई दे रही है। आखिर लड़ाई क्यों है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलना पड़ेगा। आप याद करिए, लोकसभा चुनाव 2024 के समय चुनाव प्रचार के दौरान जेपी नड्डा ने कहा था अब बीजेपी को आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या लगता है कि जेपी नड्डा का यह बयान उनका अपना बयान था? जी नहीं दोस्तों, ये बयान था गुजरात लॉबी द्वारा दिलवाया गया बयान। नरेंद्र मोदी अब ये चाहते थे कि उनकी ऑटोनॉमी हो, आरएसएस का कोई इंटरप्शन बीजेपी के अंदर ना हो, जब तक कम से कम गुजरात लॉबी की सत्ता हो। लेकिन नरेंद्र मोदी इस बात को भूल गए थे। समय सबका बदलता है। ये वो समय था जब नरेंद्र मोदी के पास थे 303 सांसद, संसद में उनका बहुमत था, लोकसभा में उनका बहुमत था। लेकिन फिर समय बदल गया। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो गया और नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सरकार बनाई। लेकिन इस बार बीजेपी के सांसदों की संख्या घटकर हो गई 240। नरेंद्र मोदी के पास लोकसभा में अपने दम पर बहुमत नहीं बचा और फिर मोहन भागवत के बोल निकल पड़े। मोहन भागवत ने मणिपुर का मुद्दा छेड़ दिया। उन्होंने नरेंद्र मोदी को इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज किया। इसके बाद नितिन गडकरी ने नागपुर में बोलते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं ने मुझे प्रधानमंत्री बनने का ऑफर किया था। ये सब आपको क्या लगता है, यूं ही हो रहा था या इसके पीछे आरएसएस और बीजेपी की खुली दुश्मनी जिम्मेदार थी? स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी आरएसएस के मुख्यालय पर और स्क्रिप्ट करने वाला कोई और नहीं था, आरएसएस चीफ मोहन भागवत थे। दोस्तों, जब से लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आया है, इस बात की चर्चा है कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। अगस्त 2024 में राजनाथ को मीडियोकर बनाया गया और मोदी ने कहा कि राजनाथ मध्यस्थता करें। वही राजनाथ जिनको मोदी ने 2014 में नीचा दिखाते हुए बाहर कर दिया था, एक तरह से उनको साइडलाइन कर दिया था और धीरे धीरे राजनाथ का कद घटने लगा था। अमित शाह नंबर 2 हो गए थे। लेकिन अब फिर राजनाथ का कद बढ़ रहा है और उसका रीजन है कि राजनाथ आरएसएस और मोदी के बीच पुल का काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में अगस्त 2024 में राजनाथ के घर मीटिंग होती है। राजनाथ के घर जब मीटिंग होती है उस समय बीजेपी के संगठन सचिव बीएल संतोष थे और आरएसएस के 2 लोग थे, दत्तात्रेय होसबले और अरुण कुमार। आरएसएस ने इस मीटिंग में कह दिया, साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी का अध्यक्ष बिना आरएसएस की राय से नहीं चुना जाएगा। आरएसएस ने स्पष्ट तौर पर अगस्त 2024 में बात कही थी और अब अगस्त के बाद अब आरएसएस और बीजेपी के बीच घमासान फिर से छिड़ गया है। अंदर के सूत्रों की माने तो आरएसएस ये कह रहा है कि या तो हमको अध्यक्ष का पद दो या फिर प्रधानमंत्री का पद, और नरेंद्र मोदी दोनों ही पद आरएसएस को देना नहीं चाहते हैं। आरएसएस ने 2 नाम प्रपोज किए हैं। पहला नाम जो आरएसएस ने प्रपोज किया है वो नरेंद्र मोदी के खासम खास दुश्मन है, जिनका नाम है संजय जोशी। गुजरात से नरेंद्र मोदी की दुश्मनी संजय जोशी से जग जाहिर है। संजय जोशी के नाम पे अगर नरेंद्र मोदी सहमत हो जाएं, ये बड़े आश्चर्य की बात होगी। अगर संजय जोशी अध्यक्ष बनते हैं तो नरेंद्र मोदी फिर उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। आप याद करिए 2012 का विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हो रहा था, नितिन गडकरी उस समय अध्यक्ष थे और उन्होंने संजय जोशी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था। नरेंद्र मोदी वहां प्रचार करने तक नहीं गए थे। नरेंद्र मोदी इतनी नफरत करते हैं संजय जोशी से। दूसरा नाम है वसुंधरा राजे का। इस पर भी मोदी को सहमति नहीं है। मोदी इस पर भी सहमति नहीं दे सकते क्योंकि वसुंधरा राजे और मोदी के बीच भी 36 का आंकड़ा है और आरएसएस अब साफ कह रहा है या तो अध्यक्ष की कुर्सी या प्रधानमंत्री की कुर्सी। मोदी के लिए बहुत पेशोपेश की स्थिति है। नरेंद्र मोदी शायद ये भूल गए हैं कि राजनीति का चक्र जब चलता है तो आप इसमें स्टार भी बनते हैं, लेकिन इसमें आपकी हालत बहुत खराब भी हो सकती है। एक समय याद करिए कि लाल कृष्ण आडवाणी की अनुपस्थिति में, लाल कृष्ण आडवाणी के अभाव में बीजेपी का पत्ता तक नहीं हिलता था और वही नरेंद्र मोदी ने आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया था। तो समय बदलता है। एक समय मोदी 303 होते हैं, आज 240 हैं और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को यह समय बहुत अनुकूल लग रहा है। इसीलिए आप तरह तरह के बयान सुनते हैं, जैसे नितिन गडकरी कहते हैं कि हमको विपक्षियों से ऑफर था। दोस्तों, कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। अगर इन राज्यों में बीजेपी की हालत पतली होती है तो सीधे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे नरेंद्र मोदी। बात चाहे हरियाणा की हो, बात चाहे झारखंड की हो, बात चाहे जम्मू कश्मीर की हो, बात चाहे महाराष्ट्र की हो, हर जगह
नरेंद्र मोदी की हालत पतली नजर आ रही है। और अगर बीजेपी इन राज्यों में हारती है तो इसका ठीकरा किसके सिर फूटेगा। मैं बार बार इस बात को इंडिकेट कर रहा हूं कि अक्टूबर बीतने दीजिए, पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी की हैसियत क्या है। और अगर इन राज्यों में नरेंद्र मोदी हारते हैं तो निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व में उनका कद कमजोर हो जाएगा। अगर बीजेपी में नरेंद्र मोदी का कद कमजोर होता है तो किसका कद मजबूत होगा, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आरएसएस प्रभावी हो जाएगा। हमेशा की कहानी रही, जब बीजेपी कमजोर हुई आरएसएस हावी रहा, जब बीजेपी मजबूत हुई आरएसएस थोड़ा सा नरम पड़ गया। ये हमेशा का इतिहास रहा है। 1984 में जब बीजेपी ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, 2 सीटें जीती, आरएसएस का प्रभुत्व था, आरएसएस का प्रभाव था, आरएसएस के बिना पत्ता नहीं हिलता था। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने अपने दम पर 283 सीटें जीतकर सत्ता पाई तो आरएसएस थोड़ा सा नरम हो गया। और 2019 में जब 303 सीटें मोदी पा गए तो मोदी को लगा कि वो स्वयंभू हैं, आरएसएस नरम हो गया। लेकिन आरएसएस 100 साल से ज्यादा पुराना संगठन है, उसको भारतीय राजनीति का बहुत कुछ मालूम है। और मोदी इस बात को भूल जाते हैं कि आरएसएस के दम पर ही भाजपा है। आरएसएस जिस दिन समर्थन खींच लेगा भाजपा धराशायी हो जाएगी। कुल मिलाकर आने वाला वक्त आरएसएस और मोदी के बीच एक टकराहट का वक्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब किधर ऊंट करवट लेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप बने रहिए आलोक त्रिपाठी के साथ। नमस्कार।